ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है बेटा? यार वालेकुम अस्सलाम। ये बैग्स किसके हैं? और एक वरुण का है। ओके। बस 1 मिनट दे, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी बेटा, ब्लर दिख रहा है? बुला के लेके आओ उसको, गौर को बुला के लेके आओ। यार गौर, एक तो ये चेक कर लो, और दूसरा ये है कि वास्ते ने जो मुझे पीडीएफ भेजी है वो मुझे नहीं मिली है अब तक। वास्ते को बोलो किधर भेजी है पीडीएफ। वास्ते को बोलो पीडीएफ कहाँ भेजी उसने, और चाय देख लो। बस 1 मिनट दें ज़रा। पीडीएफ मुझे रिसीव हुई नहीं, मैंने बंदे को दे तो दी थी एडिट करने के लिए। हाँ भाई, ऐसा लास्ट क्लास में क्यों नहीं आई थी? कब थी? हफ्ते को थी? अच्छा। ओके बेटा, चलें आ जाएं। तो देखिए, अब जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो है बेसिकली चैप्टर नंबर 14, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एग्ज़ाम्स में 2 के करीब एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं कि आ जाएंगे। मतलब 4 नंबर, 2 से 4 नंबर का हाइपोथेसिस टेस्टिंग पेपर के अंदर आएगा, और बड़ा इजी आएगा, काफ़ी टेक्निकल नहीं होगा, इजी होगा। कहने को तो ये टॉपिक चैप्टर नंबर 14 और 15 दोनों टेक्निकल हैं और काफ़ी बड़े भी हैं, लेकिन चूँकि हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरिया ही कवर करना है तो हम अपना काम जल्दी समेट सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? देखो, मिसाल के तौर के ऊपर
अगर हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो बिटवीन पॉपुलेशन डेटा वर्सेस सैंपल डेटा, अगर हमें पॉपुलेशन डेटा और सैंपल डेटा के बीच में टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म कैसे होती है? पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर नहीं होती, पॉपुलेशन की बेसिस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म नहीं होती, हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म होती है सैंपल की बेसिस के ऊपर। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे अगर ये पता करना है कि पेप्सी कंपनी की जो बॉटल आती है 500 ml वाली, क्या उसमें वाकई 500 ml लिक्विड है या नहीं है, तो मैं सारी की सारी 500 ml की बोतलें खोल के चेक थोड़ी करूँगा। मैं कुछ सैंपल्स की बेसिस के ऊपर ही टेस्टिंग परफॉर्म करूँगा कि हाँ, अगर कुछ सैंपल्स में पूरा है तो उसका मतलब पूरी होगी, कुछ में कम आएगी तो फिर दैट मीन्स कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो अपनी बात टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स होती है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, ओके। अच्छा, कुछ टाइप्स ऑफ क्लेम हम यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ क्लेम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लेम, ठीक है ना। फर्स्ट मैं अगर लिखूं कि भाई कोला नेक्स्ट है और कोला नेक्स्ट की जो डिस्पोजेबल बॉटल है उसके अंदर ऑन एन एवरेज जो है वो 350 ml कोल्ड ड्रिंक मौजूद होती है, लिखा हुआ होता है उसके ऊपर 350 ml। तो दैट मीन्स ये कंपनी का क्लेम है कि हमारी बॉटल के अंदर 350 ml का लिक्विड मौजूद है। या कोई भी आप एक पाउच उठाओ, उसके ऊपर लिखा होता है 1 kg, तो 1 kg लिखा हुआ, दैट मीन्स कंपनी ये क्लेम करती है कि इसके अंदर जो वजन है वो 1 किलो का है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप ऑफ क्लेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आईफोन आया है 17 प्रो मैक्स और आईफोन ये कहता है कि हमारे कैमरे का ऑन एंड एवरेज जो जूम है वो कम से कम एटलीस्ट जो है वो 50x का है। अब एटलीस्ट 50x का मतलब क्या है? 50x भी है और 50x से ज़्यादा भी है, ये भी एक टाइप ऑफ क्लेम है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ क्लेम मिसाल के तौर के ऊपर सर्विस टायर्स हैं और सर्विस वालों ने एक टायर बनाया है जिसकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो 3 लाख किलोमीटर्स की है। कितने लाख किलोमीटर्स की है? कि सर ये आपका जो टायर है ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने किलोमीटर चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है और उससे कम भी चल सकता है, ठीक है ना। 3 लाख से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो ये 3 टाइप ऑफ क्लेम है जिसमें एक आ गया इक्वल्स टू वाला, एक आ गया लेस देन इक्वल्स टू वाला, एक आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कंपनी के जो भी क्लेम होते हैं, कंपनी के जो भी क्लेम होते हैं हम उन सब को H0 में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? H0 में लिखते हैं। और H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या होता है? कंपनी क्लेम को रिप्रेजेंट करता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है बेटा? कंपनी के क्लेम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, HA, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सर ये क्या होता है? ये होता है उस कंपनी के क्लेम का रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ क्लेम। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास जो पहला केस था उसमें कंपनी का क्लेम क्या था कि म्यू इज इक्वल्स टू 350 ml। तो उस क्लेम का जो रिजेक्शन होगा HA वो क्या होगा? म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 350 ml। मतलब ये कंपनी का क्लेम कब गलत होगा? जब या तो 350 ml से ज़्यादा निकल जाए कोल्ड ड्रिंक या 350 ml से कम निकले। दोनों केसेस के अंदर कंपनी का क्लेम जो है वो क्या है? फॉल्स है, ऐसा है ना। अच्छा जो केस 2 था
उसमें उसने बोला था कि एच नॉट है हमारे पास कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50x। इस क्लेम का रिजेक्शन क्या होगा? इस क्लेम का रिजेक्शन होगा म्यू इज लेस देन 50x। अच्छा, लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा क्योंकि एच नॉट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बात आ चुकी है, तो सेम पॉइंट जो है वो इनमें नहीं होता, मतलब एच नॉट और एच ए जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अगर तीसरी हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्लेम क्या था कि एच नॉट म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 3 लाख किलोमीटर्स, और इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा? म्यू इज ग्रेटर देन 3 लाख किलोमीटर्स। ऐसा तो एक सवाल तो हमारे पास आएगा जिसके अंदर हमने सिर्फ ये कंस्ट्रक्ट करने होंगे कि एच नॉट क्या है और एच ए क्या है। एक टाइप ऑफ सवाल इस तरीके का आएगा, तो इसको अपने पास नोट डाउन करें, फिर हम आगे बात करते हैं। जी बेटा, हाँ अल्फा है। अच्छा जी, कर लिया कॉपी? अमीर बेटा, अमीर क्लास में है या नहीं है? अमीर ने तो लेफ्ट कर दिया। डन। अच्छा, जब हम लोग सैम्पलिंग पढ़ रहे थे तो सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास 2 परसेंटेजेस आ रही थी। एक आ रहा था कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक आ रहा था सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल है 90% का, तो सिग्निफिकेंस लेवल कितना है? 10% का। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है कि एच नॉट ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कंपनी का क्लेम ट्रू हो जाएगा, कंपनी का क्लेम सही हो जाएगा, इस बात के कितने चांसेस है? मैं बोलता हूँ 90% चांस है कंपनी का क्लेम ट्रू हो जाएगा। और इस बात की कितने चांसेस है कंपनी का क्लेम फॉल्स हो जाएगा? तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बता रहा है अभी से कि सर 10% चांस ऐसा है कि कंपनी का क्लेम क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऐसा। अच्छा, फिर हमारे पास हमने ना एक काम ये करना होता है कि हमने एरिया ऑफ रिजेक्शन और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एरिया ऑफ रिजेक्शन और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस बनाना होता है इन परसेंटेजेस और एच नॉट और एच ए को यूज करके, इन दोनों परसेंटेजेस को लेकर, अल्फा और 1 माइनस अल्फा को लेके और एच नॉट और एच ए को लेके हमने एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस और एरिया ऑफ रिजेक्शन बनाना होता है। तो सर अगर हम पहले वाले केस के अंदर एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एरिया ऑफ रिजेक्शन बनाएं, बेटा आप सीधा देखिएगा, नॉट इक्वल्स टू का मतलब है कि अगर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर 351 ml हुआ तब भी रिजेक्ट हो जाएगा कंपनी का क्लेम, और 349 ml होगा तब भी कंपनी का क्लेम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे केसेस में 350 से ऊपर गया तब भी रिजेक्ट, 350 से नीचे आया बोलो
मतलब कि अगर ये ग्रेटर देन 350 ml हो जाए तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ये लेस देन 350 ml हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो एरिया ऑफ रिजेक्शन आएगा वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह के ऊपर आएगा। ये भी एरिया ऑफ रिजेक्शन है और ये भी एरिया ऑफ रिजेक्शन है। अब एरिया ऑफ रिजेक्शन आप बोले तो भाई अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रहा एरिया ऑफ रिजेक्शन AOR। अभी तो 10% का है, तो चूंकि एरिया ऑफ रिजेक्शन अब दोनों साइड्स को बस दोनों जगह 10% नहीं, दोनों जगह अल्फा अपॉन 2 आएगा, मतलब 5%। ये एरिया कितने परसेंट है, 5%। ये भी अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब 5% हो जाएगा ये वाला एरिया। तो सर फिर 1 माइनस अल्फा के पास क्या बचा, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस के पास कौन सा रीजन बचा, एक 45% ये बचा और एक 45% ये बचा। ये जो वैल्यू होती है जो इन पॉइंट कट ऑफ पॉइंट की होगी उनको हम लोग बोलते हैं टेब्यूलेटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू, जो कि हमने टेबल से निकालनी होती, याद है ना, जी टेबल टी टेबल हमने देखा था, ये वहां से निकालनी है वैल्यू उसी वाली, ठीक है। अगर सर हम इसका बनाए सेकंड वाले का, अगर हम सेकंड वाले का बनाए तो देखो बेटा इधर देखो, सेकंड वाले पे देखो, हमेशा याद रखना आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन कहां होगा, ये कौन बताएगा, ये आपको बताएगा आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कौन बताएगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिस डायरेक्शन में इशारा करे उस डायरेक्शन में आकर आपने अपना एरिया ऑफ रिजेक्शन बना देना है। मिसाल के तौर के ऊपर सेकंड केस के अंदर एरिया ऑफ रिजेक्शन के लिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें किस तरफ इशारा कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इशारा कर रहा है ना, लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब इसका एरिया ऑफ रिजेक्शन यहाँ होगा। और अब ये पूरा का पूरा अल्फा होगा क्योंकि एक ही दफा एक ही जगह बना है ना एरिया ऑफ रिजेक्शन, और वो वाला पूरा मतलब ये 40% और ये पूरा 50%, ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस अल्फा को, ऐसा। और इसमें सिर्फ एक ही टेबुलेटेड पॉइंट आएगा, ये वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम केस 3 देखते हैं, केस 1 का हो गया, ये केस 2 का हो गया। अगर केस 3 देखो बेटा, केस 3 के लिए भी अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं इसी तरीके की, तो देखो वहां पर एरिया ऑफ रिजेक्शन के लिए वो कहाँ रिप्रेजेंट, कहाँ इशारा कर रहा है उसका, HA ग्रेटर देन साइड के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका एरिया ऑफ रिजेक्शन जो बनेगा वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड बनेगा, ये वाला AOR, और ये अल्फा ही है और ये 10% ही है, ऐसा। ये 40% हो जाएगा और ये 50% हो जाएगा, और दोनों एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस कहलाएंगे, मतलब 1 माइनस अल्फा कहलाएंगे, और ये आपका टेबुलेटेड वैल्यू कहलाएगी। तो ज़रा तीनों केसेस के अंदर आप ये ड्रॉ कर लो अपने पास, ताकि आपको पता चल जाए कि एरिया ऑफ रिजेक्शन और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे बनता है बेटा। फर्स्ट केस में 2 ही होंगी ना, हाँ ना। वो देखो ना इधर मैंने डॉट बनाया हुआ है, एरो डाल देता हूँ, चलो ये लो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा कि किस तरीके से हमने एरिया ऑफ रिजेक्शन और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस डिसाइड किया है। हमेशा आपने अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखना है, बस। कभी भी आपने नल हाइपोथेसिस नहीं देखना कि एरिया ऑफ रिजेक्शन और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए क्या देखेंगे, हमेशा नल हाइपोथेसिस, वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखेंगे, ठीक है भाई।
डन। व्हाट्सएप किया था, आप जब फ्री हो तो बता दीजिएगा। यारी बेटा मुझे काम करें ना, मुझे वापस से रिमाइंड करा दीजिएगा, क्योंकि पिछले वीक में अगर आपने मुझे भेजे होंगे तो तबीयत ख़राब की वजह से ना समझ लो कि किसी एक बच्चे को भी रिप्लाई नहीं किया मैंने। मैसेजेस तो बहुत सारे आए हुए हैं, ग्रुप इतने सारे भरे हुए, लेकिन मैं किसी को नहीं देखा। तो आप मुझे जो है वो रिमाइंड करा देना, मैं इंशाल्लाह शाम में फ्री होके ना, क्योंकि 7 बजे तक तो मेरी क्लासेस है, 7:30 तक, उसके बाद देख के आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा नाराज़ हो गया भाई, मैंने उसको मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो नाराज़ हो गया, मुंह फुला रहा है, मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है चल, अब्बू से पूछ लियो अपने फिर। तो मतलब कि उसमें ना ऐसा नहीं सोचना, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, आप मुझे रिमाइंड करा देना, मैं देख लूँगा। वो लड़का था बकायदा क्लास में, कहना सर मैं आपको भेजूंगा नहीं सवाल का कोई जवाब, आप देते नहीं मुझे जवाब। ठीक है मत भेज भाई, मैंने उसको यही बोला था। चले आगे बढ़े। अच्छा, मैं आज आपको फुल एंड फाइनल असाइनमेंट भी ग्रुप पर डाल दूंगा, तो ज़रा सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा उसको, ठीक है। अच्छा जी, आओ प्रोसीजर्स देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आ गया तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। वैसे आपस की बात है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे नहीं आना है, छोटा ही आना है, लेकिन फिर भी कहाँ गया भाई, क्योंकि बड़े सवाल की वर्किंग बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम बड़े सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग पे आएंगे, और बड़े ज़्यादातर आएंगे नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग में छोटा सवाल आएगा, या तो वो डेटा दे देगा और आपसे कहेगा कि वो कंस्ट्रेंट्स बना के दीजिए, या तो कंस्ट्रेंट्स देगा और साथ साथ 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ बना के देगा। मैं भी कराऊंगा अभी वैसे सवाल कि हर ऑप्शन में अलग अलग ग्राफ बना हुआ होगा, आप बताएगा, बोलेगा बताओ कौन सा ग्राफ सही बना हुआ है। तो इस तरह के सवाल आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है ना। या हो अगर मैक्सिमम भी गया तो मैंने सवाल नहीं कराया था हाई ग्रेड कंक्रीट और लो ग्रेड कंक्रीट वाला, 5 kgs ऑफ ग्रेवल और 3 kgs ऑफ सीमेंट और 3 kgs ऑफ ग्रेवल और 5 kgs ऑफ सीमेंट, इस तरीके वाला। मैक्सिमम उस 2 तक आएगा, बस 3 और 4 वाले कंस्ट्रेंट वाले ग्राफ पूरा प्रॉपर सॉल्व करने को नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले वही बात है कि कंस्ट्रक्ट द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपको पता चल गया नल हाइपोथेसिस क्या होता है, कंपनी का क्लेम होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, उस क्लेम का रिजेक्शन होता है, ठीक है ना। अच्छा, नल हाइपोथेसिस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच नॉट से। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच ए या एच वन से, दोनों से करते हैं, एच ए से भी करते हैं और एच वन से भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है सेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी हमने देख लिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल से क्या आएगा, एरिया ऑफ रिजेक्शन आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रिजेक्शन आएगा और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस लिए, ये पॉइंट इसलिए ताकि आप इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल सको। क्या निकाल सको सर, अगर जी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो जी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। याद है ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 13 चैप्टर में पढ़ा था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर पढ़ा था हमने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर सर टी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सैंपल डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। सर दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ पॉपुलेशन डेविएशन यहाँ यूज़ हो रहा है, वहाँ सैंपल डेविएशन यूज़ हो रहा है। सर जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की कंडीशन क्या है, हाँ भाई बताओ, बताया था मैंने सैम्पलिंग के अंदर। जी डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन क्या है,
इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रेजेंट तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देना। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सेंट हो तो सैंपल साइज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। तो सैंपल साइज क्या होगा, 30 से बड़ा होगा तो जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या थी, टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन ये थी कि पॉपुलेशन का डेविएशन भी एब्सेंट होगा और सैंपल साइज भी क्या होगा, 30 से छोटा होगा। यानी वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन हमने वही देखनी होगी जो हमने सैम्पलिंग के ऊपर देखते थे, और उसी तरीके से यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि जी वाला फॉर्मूला लगाना है या टी वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, लिखा है कंप्यूट द टेस्ट बाय डी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चौथा स्टेप यही है, कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू टू टेबुलेटेड वैल्यू। यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी और ऊपर जो ग्राफ में हमने निकाली थी वो क्या थी, टेबुलेटेड वैल्यू। सिंपल सी बात है, सुनना बात को, सिंपल सी बात है। अगर मिसाल के तौर पर मेरी टेबुलेटेड वैल्यू आती है 1.96, क्या आती है 1. ये टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा 1.96 से बड़ी होगी 1.97, 1.98, 2 और 2 से बड़ी होगी तो वो सब एरिया ऑफ रिजेक्शन में आ रही होगी। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो फॉर्मूला लगा के निकाली है आपने, अगर वो 1.96 से छोटी है तो वो यहाँ फॉल करेगी। किस कौन से रीजन में फॉल करेगी, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में फॉल करेगी। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी का क्लेम ट्रू हो जाएगा। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एरिया ऑफ रिजेक्शन में आती है 1.96 से बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का क्लेम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तो सिंपल सा काम ये है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एरिया ऑफ रिजेक्शन में आई तो एस नॉट ट्रू है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू आपकी जो है वो से बड़ी है, कैलकुलेटेड बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस नॉट क्या हो जाएगा, उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट जो है उसमें यही है कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू falls in area of rejection, that means H naught is false, ठीक है। और if calculated value falls in area of acceptance, that means H naught is true। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करें, फिर हम सवाल की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो यहाँ पर और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।
डन क्लास। डन। चलो ओके आओ। ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने आज डिस्कस करना है, और फिर हमने उन सवालात की तरफ आ जाएंगे जो कि पेपर्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। प्लीज बढ़ाए द फोकस। लिखा हुआ है कंपनी एबीसी मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन विद एन एवरेज मास ऑफ 500 ग्राम्स। ये कंपनी है जो कि फ़ोन बनाती है और उस फ़ोन का वज़न कितना है, 500 ग्राम है। क्या कंपनी ने ये कहा है कि 500 ग्राम से ज़्यादा है या कम है या एटलीस्ट है या एटमोस्ट है? उसने बोला 500 ग्राम है। तो ये इक्वल्स टू वाला केस है, लेस देन इक्वल्स टू वाला, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला केस है? इक्वल्स टू वाला है, क्योंकि एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ बोला नहीं है उसने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एन इंजीनियर बिलीव्स दैट एवरेज वेज टू बी डिफरेंट and decided to calculate the average mass of 50 mobile phone. State the null and alternative hypothesis. Also state the area of rejection and area of acceptance taking significance level at 10%. तो हमने कहा वो ये कह रहा था कि कंपनी का क्लेम ये है कि एवरेज वेट जो है वो कितने ग्राम है, 500 ग्राम है। तो इस कंपनी का जो रिजेक्शन हो जाएगा वो क्या बोलेगा कि 500 ग्राम नहीं है, ऐसा। और अगर हम एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस और एरिया ऑफ रिजेक्शन बनाए तो ऊपर अभी बनाया था वैसा ही एक रेप्लिका और बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दोनों में 5-5% है। ये वाला भी एरिया ऑफ रिजेक्शन है AOR, जो कि अल्फा अपॉन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 5% को। ये वाला भी एरिया ऑफ रिजेक्शन है AOR, जो कि अल्फा अपॉन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 5% को। ये 45% और ये भी 45% है, ठीक है। ये आपकी टेबुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। डन, कोई मसला परेशानी, सिंपल। तो इसी तरीके से पेपर में भी सवाल आएगा कि आपको स्टेटमेंट देगा और नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनाकर देगा और पूछेगा बताओ मैंने सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। तो उस पर भी सवाल मैं भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके का बनेगा, ठीक है भाई। चलो अब इससे बताओ। बनाओ बनाओ बनाओ, ना ना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाओ, फिर देखते हैं कि सही बनाया गलत बनाया क्या है। ये ऑनलाइन में इतना फ्रिक्वेंटली आवन जावन क्यों लगा रहता है? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तुम लोगों का? नहीं, अक्सर बच्चों से जब मैं ऑनलाइन ले रहे होते हैं अरीजा भी अच्छा, क्योंकि अभी भी देखो बच्चे आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, या तो इंटरनेट का इशू है शायद।
हाँ भाई वरुण बताओ जल्दी क्या बना इसका। AOR is on the left tail, case 2, ओके। अच्छा एक चीज़ हम ऊपर लिखनी रह गई है और वो लिख देते हैं कि देखो चूंकि हमारे पास, इधर देखो बेटा, हमारे पास चूंकि पहले वाले केस के अंदर दो जगह एरिया ऑफ रिजेक्शन आया था, तो इसका मतलब हम इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट। क्या बोलते हैं? टू टेल टेस्ट, क्योंकि इसकी जो टेल है एरिया ऑफ रिजेक्शन जो है वो दो जगह है, और जो ये वाले दोनों केसेस थे ये भी वन टेल टेस्ट है और ये भी क्या है? वन टेल टेस्ट है। अच्छा वन टेल के अंदर, वन टेल में है ये लेफ्ट टेल टेस्ट, वन टेल में भी ये लेफ्ट टेल है, और वन टेल के अंदर ये है राइट टेल टेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को अपना मान लिख लीजिएगा वहाँ पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ था द टीचर believes in a school that at least 80% of the student will complete high school. A student disagree with this value and decided to conduct a test, state the null and alternative hypothesis. अब देखो ऊपर वाले सवाल में आपको एवरेज गिवन था 500 ग्राम एवरेज मास था, यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रहा है, तो परसेंटेज दे रहा है तो फिर मैं म्यू यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि एच नॉट, मैं बोलूंगा एच नॉट प्रोपोर्शन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80%, मतलब 0.8 पी यूज करेंगे अगर परसेंटेज गिवन होगी, ठीक है ना। और एच ए क्या होगा इसका कि परसेंटेज इज लेस देन या प्रोपोर्शन इज लेस देन 0.8, तो वही एरिया ऑफ रिजेक्शन इसका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रहा होगा, वन टेल टेस्ट के अंदर होगा और लेफ्ट टेल टेस्ट इसका बनना होगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यही स्कूल जो है ना, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर टीचर और स्टूडेंट था यहाँ पर केस में, तो टीचर बड़ा था तो उसका जो भी बात होगी वो हम क्लेम में रखेंगे और स्टूडेंट की जो बात थी हम क्लेम के रिजेक्शन में रखेंगे। अगर यही रिवर्स हो जाए कि टीचर और स्कूल का हो, कि स्कूल कोई बात बोले और टीचर उस बात को रिजेक्ट करे, या टीचर कोई बात बोले स्कूल के अपोजिट, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर एच नॉट और एच ए क्या बनेगा? तो याद रखना हमेशा जो बड़ी चीज होगी उसको एच नॉट रखना। स्कूल और टीचर के कंपैरिजन के अंदर स्कूल बड़ा है टीचर छोटा है, तो स्कूल का जो भी बात होगी वो क्या करेंगे हम एच नॉट में लिख देंगे और उसका अपोजिट क्या कर देंगे एच ए में लिख देंगे, टीचर्स वाली बात, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर आई के बच्चे को ट्विस्ट करता है और हमने वही सीखना है। तो सीधा सीधा है कि क्लेम गिवन था एच नॉट रखा, उसका अपोजिट एच ए बना दिया। आई कैप का सवाल आता है उसमें वो क्लेम का रिजेक्शन देता है, उल्टी बात लिखा हुआ होगा सवाल के अंदर, किस तरीके से आओ दिखाता हूं। ये देखो लिखा हुआ अ टीचर विशेस टू टेस्ट if the average GPA of the student in a high school is different from 2.7। टीचर का क्लेम यह है कि 2.7 GPA नहीं है,
एक बात को याद रखना, कभी भी एच नॉट के अंदर नहीं है वाला हिसाब किताब तो नहीं होता, होने वाला हिसाब किताब होता है कि इतना है। जो नहीं है होने वाला स्टेटमेंट होता है वो कहाँ होता है, एच ए में होता है, ठीक है। जो रिजेक्शन वाला सेंटेंस होता है वो किस में होता है, एच ए में होता है। तो टीचर ये कहता है, टीचर ये कहता है कि एवरेज जीपीए नहीं है, तो नहीं है का स्टेटमेंट कहाँ आएगा, एच ए के अंदर आएगा, और फिर एच नॉट में क्या आएगा, होने का स्टेटमेंट आएगा। तो सर होना तो यहाँ मेंशन नहीं है, तो नहीं होना मेंशन था, उसके बिहाफ के ऊपर हमने होने वाला स्टेटमेंट निकाल लिया। तो सर ये वाला क्लेम किसका होगा, ये वाला क्लेम होगा उस हाई स्कूल का, जो हाई स्कूल था। और सर ये वाला किसका क्लेम है, ये टीचर्स क्लेम है, टोटल टेस्ट है। ये वैसे ही है जिस तरीके से अब तक क्लेम मेंशन था और उसका क्लेम का रिजेक्शन हम खुद बना रहे थे। इस दफ़ा क्या था, क्लेम का रिजेक्शन दिया हुआ था, उसका क्लेम हमने खुद से बनाया, क्योंकि नहीं होने वाला स्टेटमेंट जो है वो हमेशा किस में आता है बेटा, एच ए के अंदर आता है, एच नॉट में नहीं आता। ठीक हो गया, शाबाश, जल्दी से उसको कॉपी करें। और इसी चीज़ के ऊपर आई कैप जो है वो पेपर में सवाल पूछता है हमसे। तो देखो कोई टेक्निकल ज़्यादा बात नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात है। कर दूंगा भाई हैंड आउट शेयर, मैं रख के क्या करूंगा हैंड आउट। अच्छा वैसे ये टॉपिक दोनों रिडेंडेंट हो रहे हैं, चैप्टर नंबर हैं 13 से, 13, 14 और 15, ठीक है ना। मैं तो सोच रहा था कि ये चैप्टर्स बढ़ेंगे, इनकी वेटेज बढ़ेगी, लेकिन रिड्यूस हो गए। आपको पता है ये चैप्टर्स जो है ना एक्चुअली कोई 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर तक पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काय स्क्वायर टेस्टिंग। नवंबर में है, जनवरी में नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आई कैप जो है ना वो पीआरसी को आसान कर रहा है। पहले ही आसान था, अब मज़ीद आसान कर रहा है ताकि बच्चा ज़्यादा इनटेक हो, फिर दबा के कैफ में फेल करेगा। अभी पुराने स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई कोई 1.5 साल पहले के स्टूडेंट से मेरे, हाँ, और फर्स्ट अटैम्प्ट में उस लड़के ने 2 पेपर दिए थे और उसके दोनों रुक गए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में उसके 2 पेपर उसने दिए थे और उसके दोनों ड्रॉप हो गए थे, ठीक है। फिर उससे मुलाकात हुई मेरी, उसको मैंने कुछ बातें बताई उसको। तो फिर उस बंदे ने जब ओवरकम किया ना, तो देखो ओवरकम किस तरीके से किया। फिर उसने नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर उसने 4 पेपर दिए, फिर उसकी नेक्स्ट अटैम्प्ट में दोबारा उसने 4 पेपर दिए। आज वो कैफ क्वालिफाई हो गया 1 साल में। मतलब उसने क्या किया, उसको ये पता चल गया कि मैंने जो मिस्टेक करी ना वो किस जगह मिस्टेक करी, मेरी गलती कहाँ थी, जिसकी वजह से मेरे दोनों पेपर हो गए। वही उसका मेन पॉइंट था, उसने उसी को ओवरकम किया। फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में भी 4 पेपर मार दिए और इस अटैम्प्ट में भी उसने 4 पेपर निकाल दिए, अभी कैफ क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी भी एक बात को याद रखिएगा, कैफ में अगर किसी बच्चे के पेपर रुकते हैं तो वो एनालिसिस करे कि यार मैंने गलती कहाँ करी। मेरा एक दोस्त था, दोस्त क्या था, हमारा तो सीनियर था काफ़ी, वो कैफ में मेरी उससे मुलाकात हुई भाई। उसने उसका इकोनॉमिक्स ही निकलता था। उसने पूरे पाकिस्तान में हर एक बंदे से इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हर एक बंदे से इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। कुछ 4 अटैम्प्ट दिए या 5 अटैम्प्ट उसने इकोनॉमिक्स की दी कैफ में। पहले कैफ में होता ना, कैफ 2 होता था इकोनॉमिक्स। तो भाई उसका हर पेपर निकल गया, ऑडिट आगे पीछे सारे पेपर उसने मार दिए, इकोनॉमिक्स से निकलता था उसका, पता नहीं क्यों, वो भी 40 से उसका रुकता था। अच्छा भाई, हर बंदे से उसने कराची पूरे पाकिस्तान का एक एक टीचर सेल पढ़ लिया उसने, क्या भाई कहीं से मुझे पता चल जाए कि कैसे पास होता है। अल्टीमेटली वो उसने डिसाइड किया कि यार मैं अपना कैफ छोड़ दूंगा, मैं अब क्या करूँ, ठीक है। तब तक डिस्क्वालिफिकेशन वाली इतना हवा नहीं चलती थी, ये तो अब होती थी ना, पहले नहीं होती थी। तो उन्होंने यार बस बहुत हो गया, दूसरी को देखूंगा। मैं कहा चल एक काम कर यार, एक दफ़ा और दो। तो फिर उसको किसी ने कहीं से उसको पता चला कि यार हमने जो ग्राफ बनाने होते ना पेपर में पेपर रिटन होता था और आई कैप स्कैन करता था पेपर को, स्कैन होने के बाद चेक होते थे। तो जब स्कैन होता था ना, तो उसमें सिर्फ जो स्कैनर है आई कैप का, उसमें सिर्फ ब्लैक इंक वाला ट्रेस होता था,
इसके अलावा ब्लू इंक होगा या कोई दूसरी भी इंक होगी या कोई दूसरा भी पेंसिल वगैरह होगा तो वो ट्रेस होने में वो चीज़ एलिमिनेट इरेज ही हो जाएगी। तो उसका होता ये था कि जब जब वो ग्राफ बना के आता था ना बंगी, तो वो पेंसिल से बना के आता था, तो जब वो ट्रेस होता था तो ग्राफ की जगह खाली होती थी उसकी। तो उसको कोई आखिरी अटैम्प्ट में जाके कुछ 5वीं 6वीं अटैम्प्ट में जाके ख्याल आया कि नहीं यार एक काम करता हूँ मैं ग्राफ पेन से बना के आता हूँ, पेन से बना के आया, पास हो गया उसी टाइम में। सब लोगों का रुक गया। यार देखो, अच्छा जाने ना जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जब जब अपने कैफ के पेपर दिए मुझे ये पता होता था कि उस्ताद मेरा पेपर बाहर है। हर बंदे को पता होता है, जब वो पेपर दे के निकलता है ना उसको पता होता है कि यार मेरा पेपर कैसा हुआ है। हाँ, तो ये यकीन गलत है ना उनके लिए। ये ज़्यादा बड़ी बवाल है कि बच्चे को यही पता नहीं चल रहा कि यार मैं तो सही पेपर किया था, सही किया था तो मैं फेल कैसे हुआ। अब ऐसा बच्चा ना अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसको तो ये लग रहा है कि मैं तो सही का पेपर करके आया था। तो कहने का मकसद ये है कि गलती आइडेंटिफाई, उस बंदे को यही बोलो कि भाई गलती आइडेंटिफाई करो अपनी, क्या मिस्टेक करी। उनकी गलती क्या थी जिनके 2 कैफ के ड्रॉप हो? भाई उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअल एरिया ज़्यादा कवर नहीं किया था, रेक्टिफिकेशन पर ध्यान दिया, और जो केस स्टडीज़ होती हैं, जो अनसीन सवाल होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया, जिसको ड्राफ्टिंग हम लोग बोलते हैं। तो सवाल आया तो सही लेकिन स्ट्रेट सवाल नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, सिनेरियो आया और पूछा बताओ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, तो उन्होंने डेफिनेशन रट्टा मारी हुई थी कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो मैं चिपका के आ जाऊँगा, वहाँ सिनेरियो आ गया तो पता ही नहीं चला कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की वजह से इंसान जो है ना वो पेपर में हार जाता है, जिसको ड्राफ्टिंग हम लोग बोलते हैं। तो इसी तरीके से रट्टा ही लगाना चाहिए, रट्टा भी लगाना चाहिए लेकिन एक हद तक, कि कम से कम मटेरियल तो लिख सको ना। रट्टा भी ज़रूरी है कि कम से कम मटेरियल तो लिख के आओगे, आंसर लिख के आना तो आंसर तो लिख के आओगे ना, लेकिन उसको लिंक करना डेफिनेशन से, दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलो खैर ये बताओ। जी बेटा, कॉन्सेप्ट चेक करता है क्या आपका, बस रट्टा चेक नहीं करना उसको, उसको पता रट्टा पीछे तगड़ा है बच्चों का, मार के आते हैं, कॉन्सेप्ट ही चेक करना उससे। यार बुक की लाइन आती भी है नहीं भी आती, वो तो यार नसीब पर आते हैं वरना ऐसा नहीं होता, मिक्स होता है वरना। चलो खैर ये बताओ भाई, महान ने तो बता भी दिया। पक्की बात है। तो देखो लिखा हुआ है सवाल के अंदर, द परसेंटेज ऑफ द रेजिडेंट्स हु ओन अ व्हीकल इन टाउन कराची, ये टाउन कराची नहीं होना चाहिए, इसको सिटी कराची बोलना चाहिए, टाउन कराची थोड़ी है। मैं तो प्रोविंस लिखने वाला था लेकिन प्रोविंस उठते उठते मैं लिख गया, नहीं यार मसला हो जाएगा, सिटी लिख दो हैं। हाँ वरना प्रोविंस भी लिख सकते हैं हम। ये रूल है यार, जिस जिस शहर की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो वो प्रोविंस का उसको बना दिया जाएगा। तो पाकिस्तान कराची की आबादी तो वैसे ही जो है वो 3.5-4 करोड़ के करीब पहुंच गई है। खैर कराची में लिखा हुआ है कि इस नो मोर देन का मतलब क्या होता है? नॉट मोर देन का मतलब होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं? 75% लोगों के पास गाड़ियां हैं, ठीक है ना, और उससे कम के पास है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 लोगों के पास गाड़ियां हैं, ठीक है ना।
Our researcher disagree with this value and decided to survey 100 residents asking them if they own a vehicle. तो कहने का मकसद ये है कि एच नॉट इसका बनना होगा कि P इज लेस देन इक्वल्स टू 0.75 और एच ए आ रहा होगा कि प्रोपोर्शन इज ग्रेटर देन 0.75. ठीक हो गया भाई, तो राइट साइड के ऊपर आ जाएगा वो, तो ये आ जाएगा वन टेल टेस्ट के अंदर राइट टेल टेस्ट बनेगा इसका, ऐसा ही है. अच्छा, कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल करें या डायरेक्ट आई कैप वाले सवाल कर लें जिस तरीके से आई कैप में आ रहे हैं. पहले आई कैप वाले सवाल कर लेते हैं, फिर वक्त बचा तो फिर कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना. चलो आओ देखते हैं पेपर में किस तरह का सवाल आता है. सारे चैप्टर्स के. ओके. अच्छा, एक बात को याद रखना, मिसाल के तौर के ऊपर अगर पॉपुलेशन अपने बारे में कोई बात बोलता है कि मेरा मीन जो है वो 40 से बड़ा है, पॉपुलेशन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन डेटा अपने आप के बारे में कह रहा है कि मेरा मीन जो है वो 40 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं जो ये कह रहा हूँ कि मीन इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये एच नॉट में आएगा, एच ए का इसका उल्टा आएगा, ठीक है. लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो कि सैंपल डेटा बोले कि पॉपुलेशन का मीन 40 से बड़ा है, पहला स्टेटमेंट क्या था कि पॉपुलेशन इटसेल्फ कह रहा था कि मेरा मीन जो है वो 40 से बड़ा, तो उसमें कहाँ लिखा हमने, एच नॉट में लिखा. लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस तरह का कि सैंपल मीन ये बोल रहा है, सैंपल डेटा ये कह रहा है कि पॉपुलेशन का मीन 40 से बड़ा है, तो ये वाली बात चूंकि सैंपल कह रहा है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, तो ये फिर एच ए में आएगा, इसका अपोजिट हमें एच नॉट बनाना होगा, ठीक है. पॉपुलेशन अपने बारे में कोई खुद बात बोलेगा, कहाँ लिखेंगे, एच नॉट में लिखेंगे. सैंपल डेटा कोई बात बोलेगा रिगार्डिंग पॉपुलेशन, तो उसको हम एच ए में लिखेंगे, उसका अपोजिट एच नॉट खुद बनाएंगे, ठीक है. आ जाओ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आपके सामने लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज और आर करेक्ट. द सैंपल डेटा प्रोवाइड एविडेंस, सैंपल डेटा कह रहा है प्रोवाइड एविडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन इज लेस देन. देखो सैंपल डेटा ये कह रहा है कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो लेस देन है, तो ये बात उसको एच ए में लिखनी चाहिए कि मीन इज लेस देन 36, और इसका अपोजिट अगर हम बनाएंगे तो एच नॉट बनेगा कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36. ये एक्चुअल बनना चाहिए कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 और एच ए बनना चाहिए म्यू इज लेस देन 36. तो क्या ऐसा बना हुआ ही नहीं बना हुआ, गलत नहीं बना हुआ. सेकंड देखो लिखा हुआ पॉपुलेशन डेटा, सैंपल डेटा प्रोवाइड एविडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन, तो देखो एच ए में लिखा हुआ ग्रेटर देन, हाँ सर एच ए में. अच्छा, इसका अपोजिट चेक करो कि एच नॉट में लिखा हुआ है इसका अपोजिट, हाँ सर लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आ रही है मेरी बात समझ में है भाई. इस तरीके का सवाल पेपर में आएगा, बिठा लो अपने जहन में. अगर पॉपुलेशन डेटा अपने बारे में कोई बात बोलता है, सीधा सीधा एच नॉट लिखना, अपोजिट ऐसे बना देना. और अगर इस तरीके से लिख के देखे सैंपल डेटा प्रोवाइड एविडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन इतना इतना इतना, तो फिर वो कहाँ आएगा, एच ए में आएगा, उसका अपोजिट हमने एच नॉट खुद बनाना होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आती है ये वाली बात.
बताएं भाई क्या सीन है इसका। बोथ आर नॉट करेक्ट। ओके, कोई मसला किसी को बेटा? ठीक है, पहला वाला सही है गलत है? पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन कह रहा है और एच ए में लेस देन का बनाया हुआ उसने सही, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्या है? सी आ रहा है। हाँ बिल्लू ए देखा, स्टार कैपिटल इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर among other services. SE is looking to waive off annual fee for the credit facility if a customer has balance above a certain limit. Arsalan, the head of credit department, determines that waiving of annual fees could be justified only if the customer maintain an average monthly balance
of more than 70,000. In a given year, a random sample of 900 customers' balances have been obtained. The monthly mean is sample data और ये आगे पीछे कह रहा है state the null and alternative hypothesis. अगर आप ये सोचते हो कि आपका H नॉट बनना चाहिए कि म्यू इज ग्रेटर देन 70,000 और एच ए बनना चाहिए कि म्यू इज लेस देन इक्वल टू 70,000, क्या ऐसा आप लोग सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं? क्यों? तो ये सोचा था ना, लेकिन अगर ये सोचा था तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेविंग ऑफ एनुअल फीस जो है वो कौन डिसाइड करेगा? स्टार कैपिटल डिसाइड करेगा। ये तो किसने बोला है? ये तो क्रेडिट डिपार्टमेंट के हेड ने बोला था कि भाई ऐसा मेंटेन होगा तो होना चाहिए। ये तो उसकी राय थी ना, उसका डिसीजन थोड़ी था। डिसीजन कौन लेगा? स्टार कैपिटल लेगा। तो अगर ये उसका डिसीजन इस तरीके का है तो माइट बी पॉसिबल कि जो स्टार कैपिटल हो वो ये कह रहा हो कि लेस देन इक्वल्स टू 70,000 एंड एच ए म्यू इज ग्रेटर देन 70,000 हैं। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो डिसीजन नहीं लेते हैं, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं डिसीजंस को पे बोर्ड अप्रूव करता है, ठीक है ना। जो बीओडी होता है वो अप्रूव करता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो है वो आपका स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि जो मेन जो आपके पास क्लेम है वो स्टार कैपिटल का होना चाहिए। ऐसा तो ऐसा कहीं लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ मिसाल के तौर के ऊपर एक बच्चे की समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, चलो एक काम करते हैं, इसको हम फर्दर भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। फर्दर कैसे सॉल्व करके देखते हैं? मुझे बताओ, इस डेटा के अंदर पॉपुलेशन का मीन कितना है? पॉपुलेशन का मीन कितना है बोलो बेटा? 70,000 का है। अच्छा, सैंपल का मीन कितना है? 71,000 का। और आगे पास डेविएशन कितना है? एन है 900 का, और डेविएशन कितना है? 30,000 रुपये का। अगर हम इसका सेकेंड स्टेप करते हैं कि हम इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू भी निकालते हैं, क्या निकालें? तो यहाँ पर जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रहा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रहा है। जी अप्लाई हो रहा है क्योंकि जी के लिए पॉपुलेशन का डेविएशन ना भी हो और सैंपल साइज 30 से बड़ा होगा, तो मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि सैंपल डेविएशन विल बी रिप्लेस बाय पॉपुलेशन डेविएशन, ऐसा ना। तो मैं अब चूंकि जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रहा है, सैंपल साइज बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या होता है जी की कैलकुलेटेड वैल्यू का? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। ऐसा एक्स बार कितना है मेरे पास? 71,000 का। मीन म्यू कितना है? 70,000 का डिवाइडेड बाय 30,000 ओवर अंडर रूट ऑफ कितना बेटा? 900। बताना जरा जी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है? वन आ रही है? नहीं यार, वन तो पक्की याद है। पक्की बात है, चलो वन आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। अच्छा, अगर मैं ये वाले बनाता हूँ, ये वाले, तो इस वालों के बनाने के साथ साथ जो मेरा एरिया ऑफ रिजेक्शन है वो कहाँ आता है? अगर मैं ये वाले बनाता हूं तो मेरा एरिया ऑफ रिजेक्शन कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड के ऊपर। और अगर मैं ये वाले बनाता पहले वाले, तो एरिया ऑफ रिजेक्शन कहाँ आता है उसका? अगर मैं फर्स्ट वाले बनाऊं जो हमने गलत करे, अगर उसकी मान के चलें तो कि उसकी मान के एरिया ऑफ रिजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होना चाहिए था। कहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए था एरिया ऑफ रिजेक्शन। यार कुछ सेंस बन रहा है? देखो, एरिया ऑफ रिजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रहा है, मतलब जो कट ऑफ पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा, और आपकी जो टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव रीजन की आ रही है। तो याद रखना, इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट आपका कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू दोनों सेम रीजन की होंगी।
अगर कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव है तो टेबुलेटेड भी पॉजिटिव रीजन का ही होगा, नेगेटिव ईस्ट और वेस्ट नहीं हो सकता, दोनों ईस्ट होंगे तो दोनों वेस्ट में होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर ये वाला एक फर्दर क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि ये वाला स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो देखो इस तरीके से ये आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन आ जाएगा जो कि अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। क्या सवाल में अल्फा की परसेंटेज दी हुई थी, नहीं दी हुई थी? नहीं दी हुई थी। अगर नहीं दी हुई होगी तो अल्फा की परसेंटेज हम अज्यूम करेंगे 5%। बाय डिफॉल्ट अल्फा अगर गिवन नहीं हो तो 5% और 1 माइनस अल्फा 95%। तो ये 5% हो जाएगा एरिया ऑफ रिजेक्शन, ये हो जाएगा 45% और ये हो जाएगा। अब ये कट ऑफ पॉइंट निकालना है आपके पास। मैंने आपको टेबल शेयर करे थे, याद है? ओपन करो ज़रा, निकालो और उस टेबल के अंदर 0.45 सर्च करो ज़रा, उस टेबल के अंदर 0.45 सर्च करेंगे क्यू वाले टेबल के अंदर। सी टेबल के अंदर ये 0.45 सर्च करो। हाँ बेटा, जरा 0.45 सर्च करें ज़रा उसमें। क्या ग्रुप में भेजी होगी ना? बिल्कुल ये रिम ऐसा ही है। इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट मैं दोबारा भेज देता हूँ। देखो मैंने भेजा है सर, वो फाइल रीशेयर कर दें, ओपी नहीं हो रही। ये लो बेटा, कर दी वहाँ। हाँ भाई, कट ऑफ पॉइंट क्या है? हैं? हाँ, क्यू में देखें 1736 आ रहा है। मैं भी देख लेता हूँ भाई, लगे हाथ। क्या देखा आपने? 1.64 आ रहा है। देखो ना, 0.45 सर्च करना है ना, तो 45 नहीं मिल रहा होगा, या तो 4505 होगा या 4495 है। तो आगे वाला पॉइंट नहीं लेंगे, पीछे वाला पॉइंट ले लेंगे 4495 वाला। तो 1.64 आ रहा है ये कट ऑफ पॉइंट। और जबकि मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कौन से रीजन में फॉल कर रही है? हाँ भाई,
1 फॉल कर रहा है किसमें, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर, ठीक है ना। 1.64 से बड़ा होता तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता, तो वो वाला रिजेक्शन के अंदर रीजन में आ जाता। तो चूंकि एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में आ रहा है तो हम इसका रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन 6.4 होगी, 6.5 तब होती जब 4.505 लेते, तो 4.505 जो है ना वो 0.5 आगे हो रहा है, तो हमेशा पीछे वाला पॉइंट ले लेंगे। एग्जैक्ट मिला ठीक है, नहीं मिला तो पीछे वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, देयरफॉर वी कंक्लूडेड दैट we fail to reject null hypothesis। fail to reject null hypothesis का मतलब क्या है कि null hypothesis is true accepted, उल्टा लिखते हैं। fail to reject का मतलब क्या है कि reject करने में fail होगा, मतलब accept हो गया, और fail to accept का मतलब क्या है कि reject होगा। तो जब reject हो रहा होगा actual में तो fail to accept लिख देंगे, और accept हो रहा होगा तो क्या लिख देंगे, fail to रिजेक्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने एक स्टेटमेंट अपना पूरा प्रॉपर ड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। कॉपी करना तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए ताकि फिर हम आगे मूव करें। शाबाश। नहीं पूछेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए पेपर में नहीं आएगा। हुआ कुछ कह रहे हो, ओके। ये ले भी आइए इसको। बताओ जरा इसका क्या सीन है। थैंक यू। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसकी पूरी वर्किंग शेयर कर रहा हूँ। ये तो इम्पोर्टेंट वाले थे जो मैंने करा दिया आपको, किसी ने दोबारा मज़ीद भी प्रैक्टिस करनी हो तो मैं हैंडआउट भी भेज रहा हूँ सवालात का, और साथ साथ उसके वो भी भेज दूँगा आप लोगों को, पूरी वर्किंग भेज दूँगा। 2 ही MCQs आएंगे जो भी मैंने अभी ऊपर कराया आप लोगों को, इसके अलावा फर्दर डेप्थ में जाने से हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, हैं? बच्चे भी कम देना। हाँ भाई, क्या बनेगा इसका? और पढ़ते हैं, लिखा हुआ फर्म बिलीव्स दैट द मीन कॉस्ट टू प्रोसेस अ सेल्स ऑर्डर इज 132.5। द कॉस्ट कंट्रोलर fears दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज मोर देन दैट। तो मोर देन दैट हो भले हो, नहीं है तो जो उसका फेयर है ये क्लेम का रिजेक्शन है,
और ये क्लेम का जो भी रिजेक्शन होता है वो किस में मेंशन करते हैं, एच ए में मेंशन करते हैं और उसका अपोजिट डैश नॉट बनाते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोलर का फेयर था क्या ज़्यादा है, तो हमने कहा कोई मसला नहीं, एच ए में आपकी बात को रख देते हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल 132.5 और एक्चुअल क्या है। अच्छा अगर 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 उसको ये क्या फेयर था कि ज़्यादा है, उसको कम का फेयर नहीं है, उसको क्या है, ज़्यादा है। तो इन केस के अगर इस जगह के ऊपर उसका एच नॉट ऐसे बना के दे देता कि म्यू इज इक्वल टू 132.5 एंड एच ए वो कह देता कि म्यू इज ग्रेटर देन 132.5, तब भी बात सही है, क्योंकि उसका जो रिजेक्शन आ रहा है वो ग्रेटर देन की लिमिट के ऊपर आ रहा है, लेस देन के ऊपर वो नहीं कह रहा कुछ भी, वो कह रहा ज़्यादा है। तो इक्वल्स टू हो या लेस देन इक्वल्स टू, आइडियली तो ग्रेटर देन के साथ लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, लेकिन अगर इक्वल्स टू भी होता है तो फिर भी वो क्लेम ट्रू ही माना जाएगा। क्योंकि देखो एच नॉट में ग्रेटर देन हो, लेस देन हो या इक्वल्स टू हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, एरिया ऑफ रिजेक्शन से फर्क पड़ता है। और एरिया ऑफ रिजेक्शन कैसे बनता है, एच ए को देख के बनता है। तो एच ए भले इसका एच ए हो या इसका एच ए हो, दोनों का एच ए जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर ही बन रहा है ना, तो सवाल के कंक्लूजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर इस तरीके से बनेंगे। ठीक है। अच्छा लिखा हुआ इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इज एब्सेंट एंड सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 50, दैट इज द जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम इसके केस में लिखेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी रिप्लेस बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों भी अपने पास देख लीजिएगा। कह रहा आउट ऑफ द डिस्क स्पेस, चलो बाद में डिलीट करेंगे यार। ये कहाँ जा रहा है, हैं? उसने वन नोट ही बंद कर दिया। फिर वर्ड पे पढ़ा रहे थे, वर्ड पे चलता ही है। कहाँ है वर्ड पे, ड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं। अरे वर्ड पे है तो सही, वर्ड नहीं चलता सही। हैं वो भी डाल देंगे यार, उठा के सारी चीज़ें डाल देते हैं हम। इस पर लाइंस आती है नहीं आती, इंसर्ट में नहीं, व्यू में होगा।
अब देखो ये सवाल एक और भी है, और इस तरीके का सवाल भी एग्जाम्स में आता है। अच्छा, सवाल में थोड़ा सा एरर है एक चीज़ का, पॉपुलेशन के क्लेम का एरर है इस सवाल के अंदर ना। इस सवाल में जो एरर है वो पॉपुलेशन के क्लेम का है, तो बहुत ज़्यादा थिक है यार। हाँ ये सही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल के अंदर चूंकि उसने कह दिया है कि सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन 30 है, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू निकालेंगे, जी की कैलकुलेटेड वैल्यू नज़र आ रहा है ऐसे या नहीं आ रहा, या मैं ग्रेड लाइन हटाई दूँ? ग्रेड लाइन से कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे कि क्या बोलोगे कि प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। ये जो दिया हुआ है ना, ये रहा प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब होता है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। ये पूरा इसके बदले दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोपोर्शन था 0.684 का माइनस 0.7 पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय 0.0092, तो क्या बनता है ये? माइनस 1.73 की बात है। अच्छा, फिर उसने कहा कि चूंकि यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन आपने अप्लाई किया है कॉन्फिडेंस इंटरवल और सिग्निफिकेंस लेवल को लेकर, आप जो ये बताएं कि क्या इसका बनेगा। हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका क्लेम क्या था पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का? लेस देन का, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अगर हम लेस देन के ऊपर रखते हैं इसको, ये रहा लेस देन का, पॉइंट भी नेगेटिव आया अपना, आ भी लेस देन के ऊपर आया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये 10% है, तो ये 40% है। जाओ जरा जी वाले टेबल के अंदर और चेक करो 40% के ऊपर क्या आ रहा है। सी वाले टेबल के ऊपर चेक करो 40% पे क्या आ रहा है। क्या आ रहा है 1.28, और मेरी जो वैल्यू कहाँ फॉल करती है? एरिया ऑफ किसके अंदर? रिजेक्शन के अंदर फॉल करती है, ठीक है ना। ये ए ओ आर है ना ये, तो 1.7 जो है वो कहाँ फॉल करेगा? 1.28 के बाद फॉल करेगा। तो एरिया ऑफ रिजेक्शन है, तो रिजल्ट लिखते हैं कि वी फेल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि सवाल में हमारे पास जो है नल हाइपोथेसिस की वैल्यू रिजेक्शन वाले रीजन में फॉल करती है, तो इसी वजह से इसका हम जो मार्क करते हैं वो क्या है कि वी फेल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी, ठीक है। ये सवाल भी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर आता है और आएगा भी।
ओके क्लास, देन आगे बढ़ें क्लास, मसला कोई परेशानी? अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ एंड हो गया, जितना मैंने कराना था ना मैंने उतना आप लोग को करवा दिया है। अब हमने चलना है काय स्क्वायर टेस्टिंग के ऊपर। जी चैप्टर नंबर 15 काय स्क्वायर टेस्टिंग। काय स्क्वायर टेस्टिंग में ज़्यादा लंबी नहीं करते, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं काय स्क्वायर टेस्टिंग को। देखो टेस्टिंग तो हाइपोथेसिस से काम चल रहा था, क्लेम वहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो रहे थे तो कोई मसला नहीं था, तो फिर एक और टेस्टिंग क्यों लेके आई गई? हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस पे डील करता है? पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, जबकि काय स्क्वायर टेस्टिंग डील करता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व डेटा वर्सेस एक्सपेक्टेड डेटा के बीच में। काय स्क्वायर टेस्टिंग जो टेस्टिंग परफॉर्म करता है वो ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच में परफॉर्म करता है, ना यहाँ पे सैंपल होता है ना कोई पॉपुलेशन होता है। भाई मिसाल के तौर के ऊपर दो लड़कों का सीए नहीं हो रहा था, ठीक है ना, बोला एक काम करते हैं अब सीए नहीं हो रहा, कैफ में फेल हो गए, हम एक दुकान खोलते हैं एलएफसी, फ्राइड चिकन बेचेंगे, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा मैं इसकी, ठीक है ना। तो फ्राइड चिकन की दुकान खोल ली, हमने कहा अच्छा भाई चलो बताओ क्या होगा, बोला एक काम करते हैं, हमने 6 महीने की सेल का एस्टिमेट लगाया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के सेल का हमने क्या लगाया? एस्टिमेट लगाया, मतलब एक एक्सपेक्टेड डेटा हमारा होगा। अच्छा तो एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी जो हुई, ने बोला भाई पहले साल 1 लाख रुपए की सेल करेंगे पहले महीने, क्योंकि ब्रांड हमारा नया होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सेल बढ़ाएंगे, फिर 1.5 लाख पे चले जाएंगे, फिर 2.5 लाख पे आ जाएंगे, फिर 3 लाख पर आ जाएंगे, फिर 3.5 पर आ जाएंगे, और फिर 6 महीने तक हम 4-4.5 लाख रुपए पर आ जाएंगे। ये उनका एक एक्सपेक्टेड था जहन का, भाई इतना बनाएंगे हम। लेकिन जब एक्चुअल में ऑब्जर्व डेटा आया, ऑब्जर्व सेल्स आई, ऑब्जर्व डेटा का मतलब क्या, जब 6 महीने गुजर जाएंगे तो हर महीने के सेल्स आप रिकॉर्ड कर रहे होगे, बिल्कुल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उन दोनों डेटा के बीच में टेस्टिंग परफॉर्म करने का नाम काय स्क्वायर टेस्टिंग है। अच्छा जी, अब जब ऑब्जर्व डेटा हमारे पास आता है, लेट से जनवरी के अंदर सेल हुई 20,000 रुपए की, एक्सपेक्ट किया था 1 लाख रुपए की होगी, 20,000 रुपए की हुई, फिर 30,000 रुपए की हुई, फिर 40,000 रुपए की हुई, फिर दोबारा 20,000 रुपए की हो गई, फिर 15,000 रुपए की हो गई, फिर 25,000 रुपए की हो गई। अब हुआ ये कि 6 महीने हो गए और 6 महीने में अच्छा खासा पैसा हमारी इन्वेस्टमेंट तो लग गई, जितना एक्सपेक्ट किया था उसका 10% भी नहीं आ रहा। अब बंदे ये सोच रहे हैं कि क्या हम बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा पर, ये भी क्या बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा के ऊपर क्या हम क्या फ्राइड चिकन की दुकान को मज़ीद आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, चलाएं नहीं चलाएं, ठीक है ना। तो इस बीच में जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे वो काय स्क्वायर टेस्टिंग होता है, और काय स्क्वायर टेस्टिंग का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है। काय स्क्वायर का जो सिंबल है वो होता है इस तरीके का, एक एक्स थोड़ा सा टेढ़ा होता है और एक एक्स सीधा होता है, ये है काय स्क्वायर। और काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू किस तरीके से निकलती है? वो निकलती है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। हर आने वाली वैल्यू के लिए इस तरीके का उसकी वैल्यू ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इस तरीके से काय स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। काय स्क्वायर की चूंकि लेंदी वर्किंग हो जाती है तो काय स्क्वायर के ऊपर सिर्फ कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने को आती है। क्या आती है? सिर्फ कैलकुलेटेड वैल्यू काय स्क्वायर निकालने के ऊपर आती है, अदरवाइज काय स्क्वायर के ऊपर नहीं आती वैल्यू और निकालने को, ठीक है ना।
तो जल्दी से नोट कर लो ताकि फिर काय स्क्वायर में भी एक दो सवाल सॉल्व कर लिया हमने। इस पर तो मैंने कराने ही 3 सवाल है टोटल। हैं 14 और 15 में से तो आएंगे 6 से 8। 13 का एरिया बड़ा है क्योंकि 13 में थ्योरी भी आती है। है डी ई एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओ फॉर ऑब्जर्व वैल्यू और ई फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो लिखा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। डन क्लास, आगे बढ़े। अच्छा ये वाला सवाल भी आता है क्वेश्चन नंबर 24, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर ये रह गया था।
क्वेश्चन नंबर 24 भी लाजमी पेपर में आता है, ठीक है ना। कर लीजिएगा खुद से। ये देखो 25, ये तो जान ही रहा यार। हैं फटाफट चिपका दे जब तक चल गया ये। आओ देखो सवाल में लिखा हुआ था एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज over the last 10 years shows that the percentage of the students securing A, B, C grades 15%, 30% and 55% respectively. The current year result shows out of total 400 students the number of securing grade A, B, C मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है, ऑब्जर्व डेटा कह रहा है ग्रेड ए का जो डेटा है वो 64 है, ग्रेड बी जो लिया है लोगों ने वो 144 है, और जो ग्रेड सी है वो क्या है 192 है। ये ऑब्जर्व वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज किस तरीके से आती हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यूज आती हैं आपके पास n मल्टीप्लाई बाय पी। n क्या है टोटल कितने नंबर से बेटा 400, और p क्या है आपको परसेंटेजेस दी हुई है प्रोबेबिलिटी की कितने कितने परसेंट चांस है। तो अगर पहले वाले का निकालोगे तो 400 मल्टीप्लाई बाय इसकी 15% करना कितना बनता है ये 60। अच्छा 400 मल्टीप्लाई बाय 30% 120, और 400 मल्टीप्लाई बाय 55% 220, तो ये भी कितना बनेगा 400 बनेगा। अब हमने जो कॉलम बनाना था ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, चूंकि हमारे पास सवाल में रिक्वायर्ड क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कैलकुलेटेड वैल्यू का कि सम ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, आओ फटाफट से अप्लाई कर देते हैं। पहले वाले में ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है -60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 प्लस ऑब्जर्व वैल्यू 144 -120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120 प्लस ऑब्जर्व वैल्यू 192 बताओ ज़रा जी बेटा 8.63। अब 8.63 चेक कर लेते हैं कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन बी में लिखा हुआ। ये सवाल आएगा काय स्क्वायर के ऊपर, बस ठीक है। इसका एक और सवाल ही मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, वो आप सॉल्व कर लो खुद से। ये लो
कहाँ फॉल कर रहा है? हाँ भाई, क्या बना ऑनलाइन मालूम? अरीजा का तो बी आ रहा है 8.12। आप लोग का भी आ रहा है? बस, वेरी गुड। चलो लगे हाथ, ये वाला सवाल सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 काय स्क्वायर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी सॉल्व कर लो। हाइपोथेसिस काय स्क्वायर टेस्टिंग में ये दो सवालों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है ना? 24 तो 25 नहीं, 25 और नीचे किया था ना अभी, दो करवाए ना, 25 और ये कौन सा है, 27। हम्म। हुआ भाई? है? नहीं हुआ? देखो लिखा हुआ है ना कि कार का जो एवरेज है, पॉपुलेशन का मीन जो है वो 11,025 रुपये का है। 100 सैंपल्स हैं, एक्स बार हमारे पास इतना है, स्टैंडर्ड डिवीजन इतना है, टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस एक्स बार माइनस म्यू।
एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। एक्स बार कितना है 11,418 माइनस 11,025 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1775 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 क्या बनता है 2.214। अब 2.214 तो बी में और डी में दोनों में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास हमें क्या निकालनी पड़ेगी, टेबुलेटेड वैल्यू भी साथ में निकालनी पड़ेगी। और टेबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए बड़ा आसान है। अच्छा, क्या उसने सवाल में कहा था कि 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है? ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला उसने, तो इसका मतलब 2 टेल टेस्ट है। कौन सा टेल टेस्ट है? 2 टेल टेस्ट है। अच्छा, 2 टेल टेस्ट के अंदर अगर हम ग्राफ बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ। ये रहा 2 टेल टेस्ट का ग्राफ। अच्छा 1% है ना अल्फा की वैल्यू, तो 1% को आधा करो क्या हो 0.05%। इसका मतलब ये एरिया भी 0.5% है और ये एरिया भी 0.5% है, तो ये एरिया 49.5% है। जाओ 0.495 देख कर आओ। 0.495 की कट ऑफ वैल्यू क्या है? 0.495 की कट ऑफ वैल्यू क्या है? 2.57 है यरीम। चेक कर लो भाई, ये तो कह रही है 2.57 है। जीरो 0.495। यही है, चलो बस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो एज प्रॉमिस कंप्लीट हो गया कि आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हमारे पास हो गया और काय स्क्वायर टेस्टिंग, दोनों चैप्टर्स मैंने आज की क्लास में ही आप लोग करा दिए हैं और टोटली वो सवाल कराएं जो कि एग्जाम्स में रेपिटेटिव आते हैं। ठीक है, तो बस फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, कल एक काम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वेटेज भी एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा है, तो ज़रा प्रोबेबिलिटी के अंदर सारी चीज़ें कल रिवाइज करके आइएगा। कुछ एग्ज़ाम फोकस MCQs हैं जो कि हमने कल करना है। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी से टाइम बचेगा तो फिर रिग्रेशन के ऊपर आ जाएंगे। रिग्रेशन की थ्योरी हमने कहा था कि डिस्कस करनी है, वो नहीं करी थी हमने उस टाइम पर, तो कल मतलब परसों, कल मतलब परसों, पर कल मतलब परसों की क्या बात हो गई, मतलब जो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वेडनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला मुलाकात है। कल नहीं है ना, एक एक दिन छोड़ के रखी है ना वर्कशॉप, हमने एक एक दिन वर्कशॉप छोड़ के रखी है। अब कल नहीं होगी, वेडनेसडे को होगी, फिर थर्सडे को नहीं होगी, फ्राइडे को होगी, या थर्सडे आखिरी दिन है। अगर थर्सडे आखिरी दिन होगा तो एक आध दिन बढ़ा लेंगे, मसला नहीं है कोई, अपनी है सब चीज़ें। चलो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चैप्टर 1 और 2 पढ़ने के लिए कोई आया ही नहीं।